हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ के बाद, कूलम्स लॉ का। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब काम आता है और इसका मतलब क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि चार्ज एक पॉइंट चार्ज नहीं है। जो कूलम्स लॉ है इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब मैं अगर लिखता हूं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो आप कूलम्स लॉ में क्या लिखेंगे? कूलम्स लॉ में लिखेंगे फोर्स जो होगी वो होगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही लिखेंगे आप कूलम्स लॉ में। बट अगर सपोज मैंने बोला ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, साइज बड़ा कर दिया और डिस्टेंस R ले लिया, अब जो होगा फोर्स वो बराबर नहीं होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। तो कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे तो नहीं। सो बड़े ऑब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं? अब हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट पहले, फिर उसके बाद फोर्सेस का बताऊंगा। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, तीन तरह के हैं। इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो, एक ही बात है। तीन तरह के होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर नाम से ही क्लीन है। लीनियर का मतलब हुआ लेंथ के अलोंग, एक लेंथ के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर मैं यहां पे एक डीएल लेंथ ले रहा हूं, इस पे डीक्यू चार्ज है, तो कहीं पे भी डीएल लेंथ लूंगा उस पे चार्ज सेम मिलेगा। इक्वली डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन में चार्ज ज्यादा है, किसी सेक्शन में चार्ज कम है, तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर सपोज 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम है तो 2 सेंटीमीटर में 2 कूलम होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर में 1 है, 2 सेंटीमीटर में 5 कूलम है, इसका मतलब बचे हुए 1 सेंटीमीटर में 4 कूलम हुआ। दोबारा मैंने बोला 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम चार्ज है और 2 सेंटीमीटर में 5 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब पहले 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम हुआ, अगले 1 सेंटीमीटर में 4 कूलम हुआ, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें क्या होता है? चार्ज बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको लिखते हैं लैम्डा। लैम्डा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है कूलम पर मीटर, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ करो या सम पार्ट ऑफ चार्ज अपॉन सम पार्ट ऑफ लेंथ करो, एक ही बात है, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इस स्टेटमेंट से मेरा मतलब दोबारा समझो, मैंने बोला चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर 1 सेंटीमीटर में 1 कूलम है तो 2 सेंटीमीटर में 2 कूलम होना चाहिए, 1000 सेंटीमीटर में 1000 कूलम होना चाहिए। रेशो कांस्टेंट हो गया ना चार्ज और लेंथ का। सो लैम्डा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको यूज कैसे करना है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप समझो। पहले टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ के अलोंग। दूसरे टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही क्लियर है, एक सरफेस में यानी एक एरिया में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इसमें छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो डीएस एरिया का, कहीं उसमें डीक्यू चार्ज है, तो कहीं पे भी डीएस एरिया लोगे उसमें चार्ज क्या रहेगा? सेम डीक्यू। इसमें आप डिफाइन करते हो, जैसे ऊपर हमने लैम्डा डिफाइन किया, इसमें हम डिफाइन करते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है
सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बोल दो या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल सरफेस एरिया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट्स क्या होंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो लेंथ क्या लॉन्ग है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो, अगर सरफेस में है तो चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगा अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक नाम से क्लियर, वॉल्यूम में। सो एक गिवन वॉल्यूम में चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम क्या नाम देंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कहीं पे भी आप डीवी वॉल्यूम लोगे, उस पे अगर डीक्यू चार्ज है तो पूरे वॉल्यूम में कहीं पे भी डीवी वॉल्यूम ले लो, सेम चार्ज मिलेगा। इसमें डिफाइन करते हो रो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएंगे? कूलम पर मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट अगर आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो तीन तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहला तरीका, लेंथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वली चार्ज हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा, पूरे सरफेस में बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और तीसरा, वॉल्यूम में। लेंथ में आप डिफाइन करते हो लैम्डा विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस में डिफाइन करते हो सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम में डिफाइन करते हो रो विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इसको लिख लीजिए पहले प्लीज। पॉज कर लिया था, अगर लिख लिया है तो आगे देखिए। अगर नहीं लिख के ही करना है बेटा, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, साथ साथ लिखेंगे नहीं तो इट इज ऑफ नो यूज। सेकंड, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन we take a small element and calculate force due to that element, and finally integrate to get total force। जैसे सपोज ये लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इधर एक चार्ज है, इस चार्ज पे इस लेंथ की चार्ज की वजह से फोर्स निकालनी है। क्या करोगे? आप इस पे छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो, इस छोटे से एरिया में कुछ चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकालो, स्मॉल फोर्स। सो ये स्मॉल फोर्स क्या हो जाएगी? के क्यू डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होगी। आप इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल फोर्स के लिए, आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होगा, डिपेंड करेगा चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आज की क्लास में मैं उसी के ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जैसे लेट मी डू फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आपको बोला a rod having length L and charge
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को Q ले लिया, इज प्लेस्ड along x axis from x equal to a. Find the net force due to this distribution on a charge Q placed at origin. क्या सिचुएशन है? गिवन डायग्राम है नोट क्वेश्चन में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक रॉड आपको गिवन है, इस रॉड पे लेंथ है L, इस पे कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज दिया है Q, यहां पे चार्ज है स्मॉल q, a डिस्टेंस दूर ये स्टार्ट हो रही है। आपको इस रॉड पे जो चार्ज है उसकी वजह से स्मॉल q चार्ज पे फोर्स निकालनी है। ठीक, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अगर लिख लिया है वीडियो पॉज करके तब देखिए, इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना होगा और इंटीग्रेट करना होगा। कैसे? देखिए सामने, ऊपर वाले डायग्राम को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, ये आपको रॉड दी हुई, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रॉड दी हुई है, लेंथ रॉड की है L, इसका टोटल चार्ज है Q और ये डिस्टेंस था A, यहां चार्ज था Q। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला स्मॉल लेंथ एलिमेंट लीजिए, उस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड फोर्स निकालिए और इंटीग्रेट कीजिए। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट इस पे कंसिडर किया, x डिस्टेंस दूर ओरिजिन से, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया dx लेंथ का। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट of length dx having charge dq, d कैपिटल Q ले लेता हूं क्योंकि वो कैपिटल Q था, having charge dq at a distance x from origin। अब इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप लीनियर डेंसिटी की अगर बात करो तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, उसको मैं लिख सकता हूं dq बाई dx। रेशो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप पूरा चार्ज अपॉन पूरा लेंथ लो, चाहे पार्ट ऑफ चार्ज अपॉन दैट पार्ट ऑफ लेंथ लो। तो इससे आपके पास dq की वैल्यू कितनी आ गई, q बाई l इंटू डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां समझ में आ गया। मैंने छोटा सा लेंथ लिया, उसका चार्ज लिया, उसकी वजह से अब मैं फोर्स निकालता हूं। नाउ फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू चार्ज dq is given by df, स्मॉल फोर्स है, वो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के q dq बाई एक्स स्क्वायर, यस और नो, के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सिव होगी। dq की वैल्यू डालिए, यहीं कर रहा हूं। सो फोर्स आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई l, नीचे एक्स स्क्वायर dq dx।
ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया, इसको सेकंड मान लिया। अब एक बात सोचो, आप यहां dx लिया था, dx इधर होगा, फोर्स रिपल्सिव ही होगी। dx इधर लोगे, फोर्स तब भी रिपल्सिव होगी। सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंस force due to each length element is in same direction, therefore टोटल फोर्स हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक फोर्स। सिंपली जोड़ दो सबको, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। जैसे आप अगर रिजल्टेंट निकालते हो तो क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस निकालते हो, वर्टिकल की निकालते हो, फिर रिजल्टेंट निकालते हो ना। अगर अलग अलग एंगल पे फोर्सेस होंगी तब तो सीधा ऐड नहीं कर सकते, आपको डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ती है। अभी अलग अलग एंगल वाला अगला केस करेंगे, पहले ये सिंपल वाला केस है। एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही सबकी फोर्स है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग सबकी फोर्स है, आप क्या करो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो। ये हो गया इंटीग्रेशन क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या होंगी, x की लिमिट, जो dx होता है x यानी वेरिएबल है, तो लिमिट आप किसकी यूज करते हो, x की। अब आप ध्यान दो, इस डायग्राम पे अगर आप ध्यान दो, जो सबसे पहला एलिमेंट लोगे वो यहां पे होगा। इंटीग्रेट करने का मतलब ऐड करना, तो सबकी फील्ड जोड़नी है। कहां से कहां तक के एलिमेंट्स की फील्ड जोड़नी है, सबसे पहला एलिमेंट यहां पे और सबसे आखिरी एलिमेंट यहां पे होगा, बीच के सारे एलिमेंट्स की ऐड करनी होगी। तो x की वैल्यू सबसे पहले एलिमेंट के लिए क्या हो गई, a, और सबसे आखिरी एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस एल। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वहां a से शुरू होके मुझे a प्लस एल तक के सारे एलिमेंट्स की फील्ड को जोड़ना, फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी वो क्या होगी, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू a प्लस एल तक। बाहर ले जाओ कॉन्स्टेंट्स को, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन a से a प्लस एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है -1 बाय एक्स। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स टू पावर -2, फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेट करके आएगा -1 बाय एक्स। सो क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय एक्स, लिमिट हो गई a से a प्लस एल तक। माइनस बाहर ले जाइए, ये हुआ माइनस क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट्स डालिए 1 बाई ए प्लस एल -1 बाई ए। एलसीएम लीजिए, माइनस क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए प्लस एल, ए माइनस एल, एल एल ए कट गया, माइनस एल मल्टीप्लाई होगा, माइनस एल मल्टीप्लाई होगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, नीचे एक एल मेरा रह गया, एल एल भी कट जाएगा, रिजल्ट आ गया क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ए प्लस एल। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया फोर्स का। गॉट इट। सो क्या करना है, एक एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालनी है। अगर सारे एक ही डायरेक्शन के अलोंग हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली उनको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक, इसको प्लीज कॉपी कीजिए अपने हाथ से पहले। कॉपी हो गया है तो नेक्स्ट देखिए। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने किया एक सिंगल एलिमेंट लेके सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थी। अब अगले क्वेश्चन में फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी। सामने देखिए, आपको बोला अ सेमी सर्कुलर वायर of radius r carries charge capital Q uniformly distributed
over its length. एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसके पास कैपिटल क्यू चार्ज है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फाइंड द फोर्स ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन on a charge small q at the center. सेंटर पे चार्ज, उस पे आपको फोर्स निकालनी है. देखिए जरा कैसे दिमाग लगाएंगे. ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है. इस सेमी सर्कुलर रिंग में मैंने ये एक्स एक्सिस बोल दिया और ये वाई एक्सिस बोल दिया. यहां पे चार्ज है स्मॉल क्यू. इस पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. क्यू पे फोर्स निकालनी है. अब जरा ध्यान दें, अगर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूं, इसकी वजह से अगर फोर्स निकालता हूं, ये लेंथ एलिमेंट मान लिया थीटा एंगल पे है, इसकी वजह से फोर्स होगी रिपल्सिव. बाकी और कोई एलिमेंट अगर लूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगी ना. जैसे यहां कर रहा हूं, ये एलिमेंट लिया, इसकी वजह से फोर्स है इस तरफ. इधर एलिमेंट लूंगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना. इधर एलिमेंट लूंगा, फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी. इधर एलिमेंट लूंगा, फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी. मतलब यहां आप सिंपल एडिशन यानी सिंपली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. आपको कंपोनेंट्स में चेंज करना ही पड़ेगा. आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अलग फोर्स निकालनी पड़ेगी, वर्टिकल डायरेक्शन की अलग से निकालनी पड़ेगी. वेक्टर फॉर्म में आप कैसे उसको कर सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे. जरा पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं इस डायग्राम को. मैंने इसको ज्वाइन किया. ये एंगल जो ये लेंथ एलिमेंट सेंटर पे बना रहा है, इस एंगल को मैंने ले लिया डी थीटा. ये लेंथ dl है और इस पे चार्ज है dq. ये लेंथ है dl, इस पे चार्ज है dq. ठीक, आप मुझे बताएं dl बाय r को आप d थीटा लिख सकते हैं कैसे? सर, एक आपने ट्रिग्नोमेट्री की है, ये आर्क है, ये सेंटर पे एंगल है. थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. सो बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आई dl की वो हो गई आर डी थीटा. जो लेंथ है वो हो गया आर डी थीटा. इसको रख लीजिए. इतना डायग्राम क्लियर? अब इस पे चार्ज कितना होगा, अब उस पे देखते हैं. प्लीज ध्यान दें. मैंने लिया, कंसिडर a small length element on circumference of length dl which is equal to r d theta. Let charge on that element is dq. तो आप क्या कह सकते हैं? लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. सेमी सर्कल की लेंथ कितनी है? पाई आर. टोटल चार्ज क्वेश्चन में कितना था? क्यू. इसको आप लिख सकते हो dq by dl. yes or no? चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है. सो q by pi r is dq by r d theta. आर आर कट गया, मतलब dq की वैल्यू कितनी आ गई? q by pi
डी थीटा, रख लें संभाल के इसको। अब इस पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालनी पड़ेगी। फोर्स ऑन Q due to this element is given by dF is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq q by डिस्टेंस का स्क्वायर। अब फोर्स वेक्टर होती है तो इसके कंपोनेंट्स बनाओ, ध्यान से पहले इस डायग्राम पे वापस आओ। ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स अगर बनाऊंगा, ये एंगल थीटा हो गया वर्टिकली अपोजिट, डीएफ के दो कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस डीएफ कॉस थीटा, वन अलोंग वाई एक्सिस डीएफ साइन थीटा। एक बात छोटी सी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इजी बात है पर ध्यान से सुनना। जो जितनी भी फोर्सेज हो, चाहे वो जिस मर्जी एंगल पे हो, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे। जितनी भी फोर्सेज हो जिस मर्जी एंगल पे हो, उनके वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। तो जब आपको टोटल हॉरिजॉन्टल निकालना होगा तो आप एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करोगे, टोटल वर्टिकल निकालना होगा तो वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करोगे। ध्यान में यही कुछ करने जा रहे हैं, बट हम इजी मेथड से करेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर फॉर्म में लिख के। सो वेक्टर फॉर्म में आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो उस पे आए पहले। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म में करते क्या हो, एक्स कंपोनेंट आई कैप, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, डीएफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डीएफ साइन थीटा जे कैप। यस और नो, एफ कॉस अलोंग एक्स एक्सिस था, एफ साइन अलोंग वाई एक्सिस था। अच्छा, इधर डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर कर दूं मैं, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू q by pi डी थीटा नंबर 2। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर पाई डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर पाई साइन थीटा डी थीटा जे कैप लिख सकते हैं। क्या किया, डीएफ की वैल्यू इधर और इधर दोनों जगह सब्सटीट्यूट कर दी, कॉमन ले लो, कॉन्स्टेंट्स बाहर ले जाओ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई। टोटल फोर्स के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जे कैप। ठीक है जी। लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन की, जरा ध्यान दें। ये सेमी सर्कल था, आपने ये एलिमेंट लिया थीटा एंगल पे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो सबसे पहला एलिमेंट ये वाला कंसीडर करेंगे नीचे, फिर यहां पे धीरे धीरे आगे जाते 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 आप आखिरी एलिमेंट तक पहुंचोगे। तो सबसे पहला एलिमेंट कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे। सबसे आखिरी एलिमेंट कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे। तो जो लिमिट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 0 से लेकर 180 तक। यहां वेरिएबल कौन है, थीटा। सो एंगल की लिमिट क्या होगी, सबसे फर्स्ट एलिमेंट कितने एंगल पे, 0 डिग्री पे, और सबसे आखिरी एलिमेंट कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे। तो जो एंगल की लिमिट्स होंगी वो जाएंगी 0 to पाई। ठीक, अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पे। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डिफरेंशिएशन से बिल्कुल उल्टे हैं। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। वैल्यू डालो, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर पाई कांस्टेंट है, बाहर है। कॉस का इंटीग्रेशन हुआ साइन, लिमिट 0 to पाई आई कैप। एक गलती छोटी सी, हमने फोर्स को डीएफ कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, डीएफ साइन थीटा अलोंग नीचे है, तो माइनस जे कैप आना चाहिए था। आई एम सॉरी, ये माइनस जे कैप आएगा या माइनस। साइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ, माइनस कॉस, लिमिट 0 to पाई।
जे कैप। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करो, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई साइन पाई माइनस साइन 0 आई कैप, माइनस बाहर लाओ, ये प्लस हो गया, लिमिट डालो कॉस पाई माइनस कॉस 0 जे कैप। वैल्यूज पुट करो, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है। सो क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई 0 आई कैप प्लस -2 जे कैप। सो रिजल्ट आया -2 क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई जे कैप। ये फोर्स आ गई वेक्टर फॉर्म में अलोंग वाई एक्सिस ओनली, अलोंग वाई एक्सिस ओनली, मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2 क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई। मैंने ऊपर वाला माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस जे कैप शो कर रहा है कि फोर्स इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह से आप जब मल्टीपल एंगल्स पे वैल्यूज हो तब करते हो, कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो और अलग अलग इंटीग्रेट करते हो, हॉरिजॉन्टल को अलग से, वर्टिकल को अलग से। ठीक, पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर लिख लिया है तो आगे देखिए, इसको डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी इस रिजल्ट की। इस रिजल्ट की डिस्कशन में जरा ध्यान दें, ऐसा हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गया। ये एलिमेंट, ये सोचो सेमी सर्कल, प्लीज ध्यान देना, ये वर्टिकल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर मैंने यहां एलिमेंट लिया, इसकी फोर्स इस तरफ थी, एक कंपोनेंट आया इधर, एक कंपोनेंट आया नीचे। अब मैं इसके बिल्कुल सामने अगर एक एलिमेंट ले लेता, बिल्कुल सामने अगर एक एलिमेंट लेता, सेम एंगल पे होता वो, फोर्स होती इधर, एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए ना। सिमिलरली इधर अगर कोई एलिमेंट लेता, इधर आता, इसके बिल्कुल सामने लेता, इस तरफ आता, तो इसके भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते, वर्टिकल एड अप हो जाते ना। सो इस सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे इस सेक्शन के कंपोनेंट से, और वर्टिकल कंपोनेंट सबके ऐड होंगे, तो आपको इसीलिए रिजल्टेंट किसके अलोंग मिला, वर्टिकल के अलोंग। सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता, सपोज आपको बोला होता 3/4 सर्कल है, ये सर्कल है, सेंटर पे आपको फोर्स निकालनी है, तब आप क्या करते, पहले लॉजिक, पहले मैथमेटिकली सोचो, चेंजेस आते यहां पे, 0 टू पाई की जगह क्या हो जाती, लिमिट 0 से 270, बाकी सब कुछ सेम रहता। 0 टू पाई की जगह लिमिट्स क्या हो जाती, 0 से 270, इन लिमिट्स को बदल देते, आंसर आता। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। आप खुद सोचो, पहले ये हाफ सर्कल को कंसीडर करो, इस हाफ को, अगर मैं इस सेमी सर्कल को कंसीडर करता हूं, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होके इनकी वजह से नीचे की तरफ फोर्स आ गई। अब इस सेक्शन को अगर मैं कंसीडर करूं, जिसको मैं अब येलो से शेड कर रहा हूं, अगर इस सेक्शन को कंसीडर करूं, इस सेक्शन की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इस तरफ होंगी, वर्टिकल ऊपर की तरफ होंगी, तो हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा, वर्टिकल सबट्रैक्ट होके वर्टिकल भी मिलेगा, दोनों कंपोनेंट्स आंसर आएंगे, दोनों कंपोनेंट्स आएंगे। मैथमेटिकली कैसे करोगे, जैसे ऊपर किया, पर थियोरेटिकली सोचना आपको पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में नेट वर्टिकल नीचे आएगा, नेट हॉरिजॉन्टल इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये पूरा सर्कल होता तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट होता, 0 से 360 के बीच में। सेम क्वेश्चन, 0 से 360 के बीच में, आंसर क्या आता, 0। इसको आप बिना सॉल्व करे भी लिख सकते हो, ये है। अगर मैं इसकी वजह से फोर्स निकाल रहा हूं, नीचे हो गई, इसकी वजह से ऊपर हो गई, दोनों कैंसिल आउट हो गई। इसकी वजह से फोर्स इधर हो गई, इसके सामने वाले की वजह से फोर्स इस तरफ हो गई, दोनों कैंसिल आउट। इसकी वजह से फोर्स इस तरफ हो गई, इसके सामने वाले की इस तरफ हो गई, दोनों कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितनी होती, 0 होती। समझ में आई बात? सो इस तरह से आप इंटरप्रिटेशन करते हो, थ्योरी में सोच के, और मैथमेटिकली का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। अब सेम क्वेश्चन करने का एक और मेथड है, ये अगर लिखना चाहो तो अपने हाथ से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके। अगर लिख चुके हैं तो आगे देखिए। सेम करने का एक और मेथड होता है,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन करने का। देयर इज वन मोर मेथड। एक मैंने आईजेके की फॉर्म में किया, अब बिना आईजेके के। ये तब चलता है जब सिमेट्रिसिटी हो। यहां पे आप देखो लेफ्ट और राइट सिमेट्री है, इसमें लेफ्ट राइट सिमेट्री है, इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सिमेट्री है, सेम सेम है दोनों तरफ, तो ये मेथड चलता है। कौन सा मेथड देखिए सामने, बाद में टाइम दूंगा लिखने का। आपके पास यही सेमी सर्कल था, कुछ स्टेप्स सेम रहेंगे जो पहले किए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया मैंने, dx dl लेंथ का, सेम स्टेप्स, यहां तक कोई चेंज नहीं। इसकी वजह से फोर्स मान ली df1। इस पे क्या निकाला था चार्ज हमने, ये d थीटा एंगल था, ये थीटा एंगल था। चार्ज की वैल्यू निकाली थी हमने dq इज इक्वल टू q बाय पाई डी थीटा। ये अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ये रहा dq इज q बाय पाई डी थीटा। अब इसकी वजह से जो फोर्स होगी उसको बोल दिया df1। मैग्नीट्यूड उसका कितना हो जाएगा, k q dq बाय आर स्क्वायर, मतलब k q q बाय आर स्क्वायर पाई डी थीटा। यही फोर्स था। अब क्या करो, इसके बिल्कुल सामने एक और लेंथ एलिमेंट लो, सेम लेंथ का, सेम लेंथ का एलिमेंट ले लिया। इसकी वजह से भी फोर्स निकालो, सेम एंगल पे। इसकी वजह से फोर्स df2, df2 की वैल्यू भी सेम आएगी, सब कुछ सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है सिर्फ। इनके कंपोनेंट्स बनाओ, ये थीटा तो ये थीटा, थीटा तो थीटा, कंपोनेंट्स बनाए। हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल एड अप हो गए। नेट फोर्स आ गई df1 साइन थीटा प्लस df2 साइन थीटा। ये टोटल फोर्स आ गई इन दोनों की वजह से। सिमेट्री वाले ऐसे कर सकते हो, पेयर में लेके कॉमन लो, df1 प्लस df2 साइन थीटा, वैल्यू डालो। df1 प्लस df2 कितना हो गया, 2kq बाय आर स्क्वायर पाई साइन थीटा डी थीटा। टोटल करना है, इंटीग्रेट करो, टोटल फोर्स हो गई 2kq बाय आर स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। लिमिट अब इसमें 0 टू पाई नहीं होगी क्योंकि आप पेयर में एडिशन कर रहे हो। देखो इधर ये सेमी सर्कल था, आपने दो दो करके जोड़ रहे हो, एक एलिमेंट को नहीं ऐड कर रहे। पिछले वाले में देखो एक एलिमेंट को इंटीग्रेट किया, सिंगल एलिमेंट है df साइन थीटा जिसको इंटीग्रेट किया। इसमें आप सिंगल एलिमेंट को इंटीग्रेट नहीं कर रहे, दो को कर रहे हो, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इकट्ठे ऐड हो रहे हैं। इसी तरह जब आप ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ये एलिमेंट लोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। इस हाफ के जितने भी एलिमेंट्स लोगे तो ये वाले अपने आप कवर हो जाएंगे। तो आपको इंटीग्रेशन कहां करना पड़ेगा, आधे का, मतलब आपके पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर π/2 तक। इंटीग्रेट करो 2kq बाय आर स्क्वायर पाई, साइन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 0 टू π/2, माइनस बाहर ले जाइए 2kq बाय आर स्क्वायर पाई कॉस 90 माइनस कॉस 0। कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, सो माइनस 1 बचा 2kq बाय आर स्क्वायर पाई, के की वैल्यू डाल दो 2qq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन हमने डायग्राम में शो कर दी। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स सी आंसर सेम आया कि नहीं। ये रहा सेम आंसर है 2qq बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई। गॉट इट? सो दिस इज द वे टू डू इट। प्लीज इसको अपने हाथ से कॉपी कर लीजिए। अगर हो गया है तो आगे देखिए और देखते हैं ऐसे सिचुएशंस। आपको बोला a charged ring having या have charge
capital Q and radius R. If a small charge, small q, is placed along the axis of the ring, at a distance x from the center, find total force acting on स्मॉल q. एक रिंग है, उस रिंग पे कुछ चार्ज है, एक्सिस पे आपने स्मॉल q चार्ज रखा, उस पे टोटल फोर्स निकालनी है. ध्यान दें प्लीज, ये एक रिंग है, इस रिंग पे कुछ चार्ज है, आपने एक्सिस पे, ये सेंटर ऑफ द रिंग, इसकी एक्सिस पे एक स्मॉल q चार्ज है एट अ डिस्टेंस x. आपको इस पे टोटल फोर्स निकालनी है. इसका रेडियस दिया है r. ठीक है, सिचुएशन क्लियर. लेट्स कैलकुलेट. कैसे करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करेंगे. अब इसमें सिमेट्रिसिटी है, ऊपर और नीचे, इस एक्सिस के ऊपर और नीचे बराबर बराबर है, तो हम क्या करेंगे? पेयर में एलिमेंट्स लेंगे. ध्यान दो कैसे. पहले इस डायग्राम पे ध्यान दो. मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया AB ऑफ लेंथ DL, चार्ज DQ, और इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल ली. फोर्स होगी रिपल्सिव, साइन नहीं दिया होता तो पॉजिटिव मानते हैं. DF1, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फोर्स मान ली DF1. देखो मैंने कहा कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, consider a small length element of length DL having charge DQ. So force due to this length element is given by dF1 मैग्नीट्यूड हो गया K dQ Q बाय डिस्टेंस कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मानते हो जी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट कट गया, रख लो संभाल. अब इस पे चार्ज कितना होगा? एक मिनट, चार्ज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. चार्ज के लिए आप वही लैम्डा वाला कंसेप्ट लगाओ. लैम्डा कितना होगा? टोटल चार्ज अपॉन DQ बाई DL लिखो, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिखो, बात एक ही है. तो DQ की वैल्यू कितनी हो गई? DQ की वैल्यू हो गई Q बाई 2πr इंटू DL. ये DQ की वैल्यू है. सब्सटीट्यूट किया, 1 बाई 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2πr इंटू DL, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपनी जगह पे. ये हो गया नंबर 1. अब क्या करो? मैंने बोला सिमेट्रिसिटी जाना है, तो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और ले लो. यहां पे मैंने बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसके एक और लेंथ एलिमेंट ले लिया, सेम लेंथ का. सेम लेंथ लूंगा तो चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सेम लेंथ एलिमेंट कहीं पे भी लो सेम चार्ज होता है. इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, वो गई ऐसे ऊपर की तरफ, DF2. ये एंगल अगर मैं अल्फा ले रहा हूं तो ये एंगल भी अल्फा हुआ,
क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल, या ये पूरा बड़ा ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोल दो, तो डिस्टेंसेस क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे सीपीसीटी से। शो नहीं करना, लिखना है सीधा। यहां कंपोनेंट्स भी बना दिए साथ में, ये अल्फा, ये भी अल्फा। सो मैंने दूसरा कंपोनेंट लिया इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, उसकी वजह से फील्ड हो गई dF2। देखें उसको भी लिखते हैं। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, another small length element, diametrically opposite to AB. Force due to this length element is given by dF2, K same, Q same, dQ same, distance same. Values put करो, 1 by 4 pi epsilon naught QQ by 2 pi R dl by x square plus r square. नंबर 2, नो प्रॉब्लम, आ गई बात समझ। अब क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए इनको। कंपोनेंट्स में ब्रेक अगर आप करेंगे, सो dF2 के दो कंपोनेंट्स, इस तरफ आया dF2 cos अल्फा, ऊपर आएगा dF2 sin अल्फा। dF1 के दो कंपोनेंट्स, dF1 cos अल्फा, नीचे आया dF1 sin अल्फा। साइन वाले ऑपोजिट में है, कैंसिल आउट हो गए, रिजल्टेंट आ गया हॉरिजॉन्टल के अलोंग। इन दो छोटे पार्ट्स का रिजल्टेंट आ गया हॉरिजॉन्टल के अलोंग। सो आप क्या लिखोगे, रिजॉल्विंग dF1 and dF2 into components, into rectangular components, vertical components cancel out, vertical components cancel out, therefore net force due to AB and CD, इन दो का टोटल नहीं निकल रहा, इज DF को आप क्या लिखोगे, टोटल इन दोनों का dF1 cos अल्फा प्लस dF2 cos अल्फा। dF1 cos प्लस dF2 cos, कॉमन लीजिए, dF1 प्लस dF2 cos अल्फा। dF1 प्लस dF2 एक का डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught QQ by 4 pi QQ by 2 pi R into DL upon x square plus R square, ये हो गया इंटू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट, ये आ गया 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स कॉन्स्टेंट है, सेम डिस्टेंस है, आर कॉन्स्टेंट है, सेम डिस्टेंस है, सिर्फ डीएल वेरिएबल है। इंटीग्रेट, टोटल फोर्स हो गई 2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई नहीं छेड़ा, क्यू क्यू बाई 2 पाई आर नहीं छेड़ा, एक्स नहीं छेड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, टोटल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल। लेंथ की इंटीग्रेशन क्या होगी, आप दो पेयर में जोड़ रहे हो, अगर सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट करते तो 0 से 2 पाई आर। आपको ये गोला लेना है, ये लिया तो ये कवर, ये लिया तो ये कवर, ये लिया तो ये कवर, तो आधा सर्कल कवर करोगे तो नेक्स्ट हाफ सर्कल कवर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएंगी 0 से लेकर पाई आर। इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। डीएल की इंटीग्रेशन एल हो गई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई पाई आर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2
डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट 0 से पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय पाई आर एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई आर माइनस 0। पाई आर से पाई आर कट गया, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई टोटल फोर्स। गॉट इट? समझ में आया कैसे करते हैं? समझ में अच्छे से तब आएगा जब अपने हाथ से होगा। सिर्फ मेरे करने से, वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं होंगे। आप साथ साथ अपने हाथ से कीजिए, चाहे रिवाइंड करके दोबारा देखिए। फायदा क्या है वीडियो का, बार बार आप देख सकते हो, 2 बार 3 बार देखो, सारे स्टेप समझ में आएंगे। एक एक स्टेप समझ में आ गया तब आगे चले, नहीं आए स्टार लगाइए, क्लास में पूछिए, कॉपी कीजिए पहले इसको वीडियो पॉज करके। अगर कर चुके तो आगे देखते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं ऐसी। वो सिचुएशन है आपकी इनफाइनाइट वायर की। आपको बोला एन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इसमें टोटल चार्ज नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी वायर की लेंथ फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda is placed along x-axis. Find force due to this charge distribution on a charge q placed on y-axis at a distance small r from it. देखें जरा ध्यान से, सिचुएशन पहले देखते हैं। ये आपको x एक्सिस दिया, ये y एक्सिस बोला। एक चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पूरे में चार्ज है, इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, चलता चला जा रहा है, इंफिनिटी तक चार्ज जा रहा है। इसकी लीनियर डेंसिटी दी है लैम्डा। यहां पे आपके पास चार्ज पड़ा है स्मॉल q एट अ डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा गैप बढ़ा लेते हैं। स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस। ऊपर बनाते हैं, पास पास हो गया, थोड़ा दूर बनाते हैं। r डिस्टेंस दूर, यहां पे एक चार्ज है, इस पे आपको फोर्स निकालनी है। इसकी वजह से क्या करने थे, कैसे करते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हो। अब ये देखो y एक्सिस के दोनों साइड सिमेट्री हो गई ना, तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया x डिस्टेंस दूर, dx विड्थ का, इसकी वजह से फोर्स होगी रिपल्सिव dF1, हाँ कि ना। लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा dq बाय dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका dq कितना हो गया, लैम्डा dx। रख लो संभाल के, इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लीनियर डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स होगी, पिछले में मैं पूरी इंग्लिश लिख रहा था ना, इसमें लिख नहीं रहा हूं, आप अपने बना सकते हो। फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस हो गया ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया k q dq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा, रूट हट जाएगा,
डी क्यू की वैल्यू डाल दो 1/4πε0 क्यू लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रख लो संभाल के। ठीक, अब दूसरी साइड सेम डिस्टेंस दूर, सिमेट्रिक है, सेम डिस्टेंस दूर, जितना ये था उतना इतनी दूर, x डिस्टेंस दूर ही एक और छोटा सा एलिमेंट लिया dx लेंथ का, सेम लेंथ का होगा तो सेम चार्ज होगा, पहले वाले पे जितना था उतना इस पे होगा, ये भी हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी रिपेल करेगा df2। सो df2 कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वैल्यूज सेम होगी, q लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई इशू नहीं। अब क्या करोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इस एंगल को अगर मैंने थीटा लिया, ये भी थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये थीटा ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। df1 के दो कंपोनेंट्स, df1 cos थीटा, ऊपर हो गया df1 sin थीटा। df2 के दो कंपोनेंट्स, df2 cos थीटा, ऊपर हो गया df2 sin थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, टोटल फोर्स आ गई इन दोनों की वजह से df1 sin थीटा प्लस df2 sin थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में थी, एड अप हो गई। कॉमन लीजिए, df1 प्लस df2 sin थीटा, वैल्यू डालिए, ट्वाइस ऑफ q लैम्डा बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा dx। अब यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां वेरिएबल्स देखो कितने हैं, x वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। क्यों थीटा वेरिएबल क्यों है, ये वायर है, ये पॉइंट है, अगर यहां dx लेता हूं तो ये एंगल है, अगर dx इधर लूंगा एंगल चेंज हो गया ना। सो थीटा भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो सबसे पहले इनको हमें कॉमन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉमन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम x को रिमूव कर देंगे, थीटा की टर्म्स में सब कुछ लिखेंगे। अभी आपको थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट लगे अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है 12th का, इंटीग्रेशन एक बार 12th का करोगे तो ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। करने के लिए मैंने ये छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर किया, पहले हम x को चेंज करते हैं। इस ट्राइंगल में x अपॉन r को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं, बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो x कितना हुआ, r कॉट थीटा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो मेरे को रिप्लेस करना है वो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। x रिप्लेस हो गया, dx भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx हो गया माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूटिंग इन फोर्थ वी गेट, ध्यान दीजिए ये 2 से इसको काट देते हैं, आपके पास फोर्स आई क्यू लैम्डा अपनी जगह पे, df सॉरी स्मॉल फोर्स, क्यू लैम्डा अपनी जगह पे, 2 पाई एप्सिलॉन अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन थीटा, और dx की जगह आ गया माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोसेक स्क्वायर कट गया, एक आर कट गया, कॉन्स्टेंट्स छोड़ के बाकी सब अलग कर लो, कॉन्स्टेंट्स अलग करो पहले, क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा, नेगेटिव साइन के साथ। टोटल फोर्स निकालनी है, इसको इंटीग्रेट कर दो,
लिमिट्स क्या होंगी, फिर से आधी इंटीग्रेशन होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, या फिर देखो इधर समझो, ये सिचुएशन थी, इधर पहला एलिमेंट लो, फिर इधर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आपको इंफिनिटी तक जाना है। तो पहला एलिमेंट जो होगा ये एंगल है, तो ये जब मैं इधर पास में लाऊंगा तो एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा इस एलिमेंट के लिए। जब दूर जाऊंगा एंगल कम होता जा रहा है, ये एंगल पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और दूर जाऊंगा और छोटा हो जाएगा, कहां तक होगा, इंफिनिटी पे 0 डिग्री तक। तो जो एलिमेंट्स हो गए, और एक साइड कवर करोगे दूसरी साइड ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी π/2 से लेकर 0 तक। इंटीग्रेट कीजिए, -q λ/2πε0r, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस π/2 टू 0, माइनस माइनस खत्म, q λ/2πε0r cos 0 माइनस कॉस π/2, cos 0 क्या होता है 1, cos π/2 0, तो फोर्स का फॉर्मूला आया q λ/2πε0r। गॉट इट? समझ में आया? सो प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, 2 बार 3 बार चाहे देखना पड़े। अगर कोई नए स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज क्लास में पूछिए, पहले यहां तक कॉपी कीजिए। अगर कॉपी कर चुके हैं तो आज का काम सुनिए, ये मैंने कुछ इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस कराए। आज का काम क्या है, कम से कम इन क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट करना है अपने हाथ से, अपने हाथ से एक बार चाहे देख के, जब तक आप बिना देखे नहीं करो तब तक इनको करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएंगे, सीबीएसई एग्जाम में नहीं आएंगे, बट लॉजिकली कहीं अप्लाई करना होगा, जेई मेंस के क्वेश्चंस में, एडवांस के क्वेश्चंस में, अदरवाइज भी ये लॉजिक बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो प्लीज इनको अपने हाथ से कम एक बार बिना देखे, पहले देख के आप 2 बार कर लीजिए, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ लीजिए, रट्टे मत मारिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर ध्यान से सारे समझ में आ जाते फिर उसके बाद खुद बिना देखे लिखिए क्वेश्चन लिख के। ठीक है, समझ में आ गया? अगली क्लास में हम इसके एसएचएम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।